फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 का ये पास पेपर है आईमेट का, जिसे आज हम सॉल्व करने जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आईमेट के अंदर हमारे पास आईमेट के अंदर हमारे पास हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि जनरल नॉलेज भी आ सकती है, और वो कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ पे आपको कोई भी रैंडम कुछ क्वेश्चन उठ के आ सकता है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी होती है, ठीक है। और फिर सब्जेक्टिव आपका होता है जैसे कि बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, ठीक है। अब जैसे अगर बायो की बात करें तो हम लोग आज बायो वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है आईमेट 2024 के पास पेपर से, वो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि अकॉर्डिंग टू द सीरीज़ जो है वो सवाल नंबर 10, विच इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच प्रोसेस अकर्स विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लास में भी 2-3 बार, इस टॉपिक को हमने नहीं पढ़ा, आई नो दैट, लेकिन फिर भी मैंने ये पर्टिकुलर नाम लिया था 2-3 बार। तो बता सकता है मुझे कौन सा इसका सेलुलर रेस्पिरेशन। एग्जैक्टली। तो इसका सही जवाब क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी के अंदर। मेन पर्पस जो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो होता है एटीपी बनाना, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अगर बात करें हम लोग ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस हमारे पास देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन के ना 3 स्टेप्स होते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हमारे पास, वाशिद से आपके बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ है वैसे। यस मैम, वो आज गेस्ट है नीचे, मैं ऊपर आया हूँ। ओह ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आ गया कि विच प्रोसेस अकर्स इन विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, और जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आप शॉर्ट में ईटीसी भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिसिस भी लिखा हुआ है। बाय द वे यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अब आप देखें ऑप्शन बी में इन्होंने ग्लाइकोलिसिस भी लिखा है। सो व्हाट डू यू थिंक, ग्लाइकोलिसिस भी तो माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब है, तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्यों नहीं सही? मैम ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें प्रोटीन पैकेजिंग होती है ना? नहीं, अच्छा वो दूसरी टर्म, आप इन दोनों टर्म्स को मिक्स कर रहे हैं, वो दूसरी टर्म होती है मेरे ख्याल से। वो गोल्जी ऑपरेटर होता है। इसमें ब्रेकडाउन ऑफ शुगर होती है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ है, तो ये भी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ही, ठीक है। ये भी ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, और लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन, ये भी शुगर का ही ब्रेकडाउन है, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है, बिल्कुल सही, ग्लाइकोलिसिस। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है ना, वो है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट, और वो स्टेप 1 है इस प्रोसेस का। लेकिन हमारे पास ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, वो एक एक्सेप्शन हमारे पास, वो साइटोप्लाज्म में होती है। जबकि हमारे पास जो दूसरे ये 2 हैं, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगर आप बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है। जैसे मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ माइटोकॉन्ड्रिया का, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये इसकी आउटर वॉल है, वॉल यानी कि आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आउटर इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस को कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। जगह थी, उसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में, मैंने आपसे कहा था कि इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स होते हैं,
ठीक है, इनफोल्ड का क्या नाम था? या यस, इनफोल्ड को क्रिस्टिया। यस, इनफोल्ड को लोग क्रिस्टा कहते हैं। अब हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पे होती है? वो इस जगह पे होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। मैट्रिक्स में। यस, ये जो इसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो यहाँ पे ये सारा सॉल्यूबल पार्ट है, पिंक कलर में जो मैंने शो किया यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पे होती है? वो क्रिस्टा के अंदर होती है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनर मतलब जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, कोडिंग के लिए। या। और बाकी रही बात दूसरे ऑप्शन की, अगर आप डिस्कस करें तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, चार्ली के अंदर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं होता, कहाँ पे होता है? हार्ट्स में होता है और क्लोरोप्लास्ट में। एग्जैक्टली, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में होता है, गुड। और दूसरे दो ऑप्शन है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड नहीं है। मिथाइलेशन ऑफ शुगर, मिथाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मीथेन, और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज का मतलब होता है माइक्रोबॉडीज का बनना। अब माइक्रोबॉडी हम लोग कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर्ड जो चीज़ होती है ना सेल के अंदर, उसको माइक्रोबॉडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम बहुत छोटा सा होता है, लाइसोसोम बहुत छोटा होता है, ठीक है, इन दोनों को हम लोग माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। गॉट इट मैम। ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर से पूछा है व्हाट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ये हमारे पास चैप्टर बायोमोलिक्यूल से निकला हुआ क्वेश्चन है, जो चैप्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा। वहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर में आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो है, लेकिन बायो में भी हम लोग ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। So option number A है, it is a bond between hydrogen atom and other strongly electronegative elements such as oxygen or nitrogen which is present in another molecule। तो भाई ऑप्शन ए, मैं जस्ट आपको ऑप्शन समझा रही हूँ, आंसर आपने मुझे बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन एटम और किसी और स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरम्यान में होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? जैसे कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इनकी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो एक एलिमेंट की सलाहियत होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और हर एलिमेंट की अपनी एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है, ठीक है। तो ये हम लोग अच्छे से डिटेल में केमिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है तो क्या इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, या फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में होता है, सिर्फ इन दोनों के दरम्यान में होता है, या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में होता है। ऑप्शन डी में कह रहा है ये एक बॉन्ड है विच अकर्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में होता है और वाटर मॉलिक्यूल में होता है। ऑप्शन ई में कह रहा है इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोनाइज्ड एटम्स जैसे कि फास्फोरस। तो बताइए व्हाट डू यू थिंक आप क्वेश्चन नंबर 2 का क्या जवाब होगा? मैम आई थिंक ए ऑप्शन, it is a bond between a hydrogen atom and another strongly electronegative atom such as oxygen and nitrogen which is present in another molecule। एग्जैक्टली, I think so। वेरी गुड। सो या ये बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास एक तरीके का सॉर्ट ऑफ वीक बॉन्ड है, यानी कि दूसरे कोवलेंट बॉन्ड से तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वैसे ओवरऑल इट्स अ रिलेटिवली वीकर बॉन्ड। अगर आप दूसरे आयोनिक बॉन्ड वगैरह को कंपेयर करें तो ये एक वीक बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं है ये, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। दूसरी बात इन्होंने डी में बोला कि विद इन वाटर मॉलिक्यूल, तो ऐसी बात नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी होता है। तो ये जैसे अल्कोहल हो गया उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
तो वाटर मॉलिक्यूल के अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तीसरे मतलब जैसे ई वाले ऑप्शन में आप देखें तो हाइड्रोजन और आयोनाइज्ड एटम के दरमियान में नहीं होता, ये आयोनाइज्ड एटम्स के दरमियान नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में होता है। जी मैम। उसके बाद हमारे पास आई थिंक यू आर कनेक्टेड फ्रॉम 2 डिवाइसेस, तो इसीलिए मेरी आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है। यस मैम। मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। मैम अब देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ठीक है, अब बेटर, अब सही है। तो ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि ये एक वीक बॉन्ड होता है जो कि हाइड्रोजन और किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है। ज़्यादातर हम लोग 3 एलिमेंट्स को देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन जब भी बॉन्ड बनाएगा ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के दरम्यान में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उस कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में देखा जाएगा। सही है, जैसे कि H2 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स है H2 के, इन दोनों के दरम्यान में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है ना वो कौन सी है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यस मैम। ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल को आपस में अटैच करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का काम होता है। चलें, मूव इन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 2024 के आईमेट के पेपर का। इसमें वो कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल रिएक्शंस अकर, आगे सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमें। इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल, या फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर साइटोप्लाज्म में होता है, या फिर लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट का मतलब क्या है, जैसे यूकैरियोटिक में मैं बताया था ATS होता है, तो लार्जर वाले का क्या साइज होता है? लार्जर ATS ATS तो 60s और 20s, नहीं 40-60 था। यस, 40 हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट का साइज होता है और 60s हमारे पास लार्जर सब यूनिट का साइज होता है। मिलकर ये ATS बनाते हैं। ये राइबोसोम के सब यूनिट के साइजेस हैं, ठीक है। S इज़ फॉर स्वेटबर्ग, ये राइबोसोम के साइजेस हो गए यूकैरियोटिक के अंदर। मैम इसमें क्रेब्स साइकिल तो साइटोप्लाज्म में होता है मेरे ख्याल से। नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। यस मैम। मैंने आपको अभी पढ़ाया है तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में हो रहा था। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टा के अंदर हो रही थी। तो अब यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? कहाँ पे होती है क्रेब्स साइकिल? ऑन द इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नो, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। अभी हमने पढ़ा था, देखे हमारे पास 3 Yes. स्टेप्स होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन यस के। मैम, मुझे याद आ गया, वो आपने पिंक कलर का बताया था ना, जो पिंक कलर का जो अंदर होता है मैट्रिक्स। सो इट्स लाइक दैट कि क्रेब्स साइकिल हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है यहाँ पे होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रिस्टियन में। यस, सो इसका सही जवाब हमारे पास होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वहाँ पे हमारे पास जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जैसे वहाँ पे तीनों प्रोसेसेस जो हैं, ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ये तीनों उसके प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। ये प्रोकैरियोट के अंदर हर चीज़ साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि उस बेचारे के पास कोई ऑर्गेनल ही नहीं है ना, तो वहाँ पे कोई ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर उनके पास मीजोसोम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। यस मैम। ओके, सो बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें ऑन द इंटरनल मेम्ब्रेन, ये नहीं होगा क्योंकि इंटरनल मेम्ब्रेन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है।
बात करें हम लोग साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में कौन सा स्टेप होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का? Yes, ma'am. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कौन सा Hello. स्टेप? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. मैंने पूछा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप साइटोप्लाज्म में होता है? तीन स्टेप्स हैं, हमने अभी भी पढ़े। हाँ, साइटोप्लाज्म में कौन सा स्टेप होता है? 3 स्टेप्स अभी हमने पढ़े, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, Yes. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने आपको अभी यहाँ पे लिखा ma'am. हुआ है सामने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है? क्रिस्टा में। Yes, ma'am. क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। बाकी कौन सा स्टेप बच गया? Yeah. Cellular respiration. हाँ, ये तीनों सेल्यूलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स Glycolysis हो गया. एग्जैक्टली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। Cytoplasm. उसके बाद अगर ऑप्शन डी और ई देखें, इन द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, तो ये भी नहीं होगा। क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलता है, व्हाट काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज? मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स हमने पढ़े थे, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास 4 मेन तरीके के पॉलीमर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, मेन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। और ये पॉलीमर्स किससे बने हुए होते हैं? Protein amino acid से. हाँ, लेकिन ये पॉलीमर्स किससे बने हुए होते हैं? Monomer से. मोनोमर से। और हर पॉलीमर का अपना मोनोमर होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। Amino acid. वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या था? Monosaccharides. एग्जैक्टली, मोनोसेक्राइड। तो अब ये जो अब मोनोसेक्राइड हमारे पास, ये हम बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड हमारे पास 3 कार्बन से बना हुआ हो सकता है। 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड हो सकता है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन एंड 9 एंड 10 कार्बन। तो ये हम लोग मेन ये वाले पढ़ते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो देखिए, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन आएगा, तो अगर जो भी 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है उसे आप बोलेंगे ट्रायोज। जो 4 वाला मोनोसेक्राइड है, 4 के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं टेट्रोज। यस। 5 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? Penta. पेंटोज। Penta. 6 कार्बन वाला Hexa. हेक्सोज। 7 इसी तरीके से 7 वाला हेप्टोज, 8 वाला ऑक्टोज और 9 वाला नैनोज, ठीक है। 9 तक चलें, यहाँ 9 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ये समझ आ गई मोनोसेक्राइड्स के नाम है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये सारे किसके मोनोसेक्राइड्स के नाम हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमारे पास, मैंने कहा था कि ग्लूकोज क्या है? शुगर। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज आपको पता है मोनोमर है, ठीक Yes, है। ma'am. तो ग्लूकोज कौन सी मोनोमर है? ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, हेप्टोज है, कौन सी मोनोमर है? तो वो पूछा है सवाल के अंदर। Pentose, ma'am. ओके, तो यहाँ पर सही जवाब होगा हेक्सोज, ठीक है। ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन वाली शुगर होती है, मोनोसेक्राइड या फिर मोनोमर होता है। और हर इनमें से हर सब शुगर कौन सी होती है? पेंटोज। Yes, ma'am. पेंटोज शुगर हमारे पास, पेंटोज शुगर के एग्जांपल में आता है राइबोज। आप पढ़ते हैं ये शुगर किसके अंदर? डीएनए आरएनए के अंदर। Pentose sugar. या तो पेंटोज शुगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के अंदर पेंटोज शुगर जो इस्तेमाल होती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है वो पेंटोज होती है, ठीक है। राइबोज, ये राइबोज इसका एग्जांपल है। और डीएनए के अंदर डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक Deoxyribonucleic acid.
एग्जैक्टली तो वहाँ पे राइबोज आ रहा है, तो डी ऑक्सी का मतलब क्या है कि डीएनए के अंदर ऑक्सीजन के बगैर वाली एक ऑक्सीजन नहीं होता राइबोज के अंदर, तो वो डी ऑक्सी राइबोज होती है। आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें राइबोज शुगर होती है। फ़र्क ये होता है, इसमें डी ऑक्सीजनेटेड राइबोज होती है डीएनए में, और आरएनए में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड। एग्जैक्टली तो ये समझ आ गया। Yes, ma'am. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, इसमें पूछ रहा है विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई। तो व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन है मैम? विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? राइबोस। एग्जैक्टली तो ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं 2024 के आईएमएट के पेपर्स के पेपर के। इसने पूछा, ये जस्ट मैंने जो एक्सप्लेन किया ये वैसे ही उसी से क्वेश्चन निकला है कि पेंटोज शुगर कौन सी होती है आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो वो राइबोज शुगर होती है। अगर यहाँ पे वो डीएनए का पूछता तो कौन सी शुगर होती? डीऑक्सीराइबोस। एग्जैक्टली डीऑक्सी, और ये नाम की फुल फॉर्म में ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोला जाता है उसको। अगर बात तो ये राइबोस हमारे पास 5 कार्बन वाली, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है? ग्लूकोज में 6 कार्बन। फ्रक्टोज में कितने कार्बन होता है? फ्रक्टोज का नहीं पता। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है। लैक्टोज में कितने कार्बन होता है? नहीं पता मैम। लैक्टोज में भी 6 कार्बन होता है। तो ये 3 जो होती हैं ये 6 कार्बन होती हैं। तो मैम ये तीनों पेंटोज में आती हैं, पेंटोज कह रहा हूँ, हेक्सोज में आती हैं। हेक्सोज में आती हैं। यस एग्जैक्टली, ये तीनों हेक्सोज में आती हैं, और ये हम लोग बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में कवर करेंगे। अच्छा, रह गया ऑप्शन नंबर डी जो कि है ग्लिसरॉल। पहले तो इस वर्ड को देखें, आपको क्या लगता है ये शुगर है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो ये कौन सा बायोमोलिक्यूल है? लिपिड का है वो, ग्लिसरॉल और प्लस फैटी एसिड जो था। एग्जैक्टली, गुड। तो ये हमारे पास शुगर नहीं है, ये लिपिड का मोनोमर है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट आर कैरियर प्रोटीन्स। ये हमारा आज का टॉपिक था वैसे, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे थे तो ये टॉपिक था कि कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास मदद करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेल के अंदर बाहर जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें लिपिड्स के थ्रू अंदर आती हैं जो कि कौन सी होती हैं, जो कि लिपोफिलिक होती हैं। लिपिड के थ्रू जो गुजर सकती हैं लिपोफिलिक। लेकिन जो चीज़ें लिपोफिलिक नहीं हैं, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे सेल के अंदर आएगी? क्योंकि पूरी सेल में तो फॉस्फोलिपिड्स हैं, तो वो एग्जैक्टली तो वो प्रोटीन चैनल्स की वजह से आती है। प्रोटीन चैनल की वजह से जो भी चीज़ आती है उस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फैसिलिटेटेड मूवमेंट। ये हम लोग आगे हमारा टॉपिक है वहाँ पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। बट द क्वेश्चन, अच्छा इसके अलावा ये जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं हमारे पास, ये डिफरेंट तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, और कैरियर प्रोटीन्स इनमें से एक इनका टाइप होता है। तो कैरियर प्रोटीन के हवाले से इन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले ऑप्शन में कह रहा है दीज आर द प्रोटीन दैट ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को, आयंस को ट्रांसफ़र करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार। ऑप्शन बी में कह रहा है ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि फॉस्फोरिलेट एंजाइम्स को अंदर बाहर करते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है कि ये ब्रेक डाउन करते हैं फॉस्फोलिपिड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये तो बहुत ही अजीब सा ऑप्शन है कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि फॉस्फोलिपिड। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी आपको समझ आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ब्रेक डाउन तो नहीं होगा फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड एक बहुत अहम चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, तो उसका ब्रेक डाउन क्यों ही करना है। ऑप्शन बी में फॉस्फोरिलेट एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट, ज़रूरी नहीं फॉस्फोरिलेट एंजाइम्स का ही ट्रांसपोर्ट हो। ऑप्शन डी और ई के अंदर कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA इन द न्यूक्लियस, तो ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस से जो हमारे पास, जैसे आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है और फिर वो जो बाहर आता है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोटीन चैनल्स की ज़रूरत नहीं होती, इट जस्ट कम्स आउट। ऑप्शन ई में भी ऐसा सही इन्होंने दे दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ टीआरएनए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है।
Yes, ma'am. Move into question number 16. What is cell's energy currency? एनर्जी करेंसी में से बेसिक कौन सी होती है हमारे सेल के लिए? ATP. एग्जैक्टली एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? Adenosine triphosphate. एग्जैक्टली तो एडिनोसाइन या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। जबकि आप ये जो दूसरे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं FADH और NADH NADPH, ये हम लोग पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। ये भी एनर्जी कैरियर्स होते हैं, लेकिन द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज ATP। ठीक है, फंडामेंटली सिंपल सा क्वेश्चन था। NADPH बड़ा सा मैंने NADPH हमारे पास NAD की ही रिड्यूस्ड फॉर्म। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? NADH था और एक NADPH था, ये आपने किसी लेक्चर में पढ़ाया था। शायद मैंने कभी वीडियो देखी थी आपकी बड़ी। तो ये NADH और NADPH रेस्पिरेशन या तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। इवन फोटोसिंथेसिस में भी आप NADH NADPH का जिक्र होगा वहाँ पे, और FADH2 का भी होगा। ये भी एनर्जी कैरियर्स ही होते हैं ATP की तरह, लेकिन इनका जैसे NADPH हो गया तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। NADPH2 की NADPH की NADPH और FADH2 की। तो ये फुल फॉर्म्स मैं आपको बता दूंगी बाद में, लेकिन नाउ इस पेपर को हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है विच काइंड ऑफ रिएक्शन इज ATP हाइड्रोलिसिस। ATP हाइड्रोलिसिस एक किस तरीके का रिएक्शन है? एक्सरगोनिक, एंडरगोनिक, कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर लिपोलिसिस? अच्छा, लिपोलिसिस के अंदर हमारे पास, लेकिन लिपोलिसिस तो नहीं होगा, क्योंकि लिपोलिसिस का मतलब क्या है? लिपिड का ब्रेक डाउन। तो ATP हाइड्रोलिसिस लिपिड ब्रेक डाउन नहीं है। अब देखिए नाम से आपको क्या पता लग रहा है किस तरीके का रिएक्शन है? ATP हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब तोड़ना, यानी कि वाटर की मदद से ATP का ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जब ATP एग्जैक्टली गुड, एक्सरगोनिक हमारे पास सही जवाब है, क्योंकि ATP का ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सरगोनिक है। अगर हम बात करें एंडरगोनिक की तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सही है। और ऑप्शन C में वो कह रहा है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हमारे पास एक स्टेट कन्वर्टिंग रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन होता है। सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है ना? पैसिव के अंदर एंडरगोनिक आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे एंडोसाइटोसिस होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है। मतलब कि पैसिव में हमें एनर्जी नहीं होती। हाँ, उस तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन एंडरगोनिक के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये पैसिव तो नहीं होगा। ठीक है। पैसिव में मे बी यू आर कंफ्यूजिंग बिटवीन, पैसिव में आप जो टर्म्स पढ़ते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो एंडोसाइटोसिस होती है और एक्सोसाइटोसिस होती है। और ये दोनों के लिए एग्जैक्टली लेकिन इन दोनों के लिए, ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ये पैसिव नहीं है, इनके लिए ATP रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। और यस एग्जैक्टली ATP के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक पिनोसाइटोसिस जहाँ पे कोई लिक्विड मॉलिक्यूल जाता है सेल के अंदर, और एक होता है फैगोसाइटोसिस जहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल इनगल्फ होता है सेल के थ्रू। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एंडर या एग्जैक्टली तो ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है, फैगोसाइटोसिस में भी और पिनोसाइटोसिस में भी। Yes, ma'am. ओके, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा तो एंडरगोनिक समझ आ गया। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। एक्सरगोनिक में एनर्जी रिलीज होती है। तो ATP का हाइड्रोलिसिस
हमारे पास क्या है, एक्सर्गोनिक एनर्जी रिलीज होती है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? मैम इकट्ठा होने से क्रोमेटिन कंडेंस होता है, तो फिर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, तो फिर क्रोमोसोम बनते हैं। एग्जैक्टली, बट यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन हमारे पास एक अलग सी केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रेट कन्वर्टिंग मेथड भी होता है। जैसे अगर हम बात करें सॉलिड की, आपने आइस ली, उसे आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, आइस क्या होगी, पिघलेगी। तो ये सॉलिड लिक्विड में Yes, ma'am. कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आइस वाटर में तब्दील हो जाएगी। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोल सकते हैं हम। Yes, ma'am. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ लिक्विड का कन्वर्ट होना सॉलिड के अंदर, Yes, ma'am. बर्फ़ जमाना, पानी को, जब पानी को बर्फ़ बनती है तो क्या बोलते हैं उसे, मेल्टिंग का ऑपोजिट क्या होगा? Freezing. एग्जैक्टली, तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे फ्रीजिंग। और इसी तरीके से हमारे पास जब सॉलिड कन्वर्ट होता है, नहीं चलेंगे, Gas, ma'am. इसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले बेसिक वाले पे चलते हैं। लिक्विड को ले लें आप, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? Evaporation. यस, तो लिक्विड जब गैस में तब्दील होता है या फिर गैशियस वेपर्स के अंदर तब्दील होता है, तो उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं वेपोराइजेशन, Yes, ma'am. या फिर आप इसे बॉइलिंग भी कह सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में, लेकिन एक ही बात होती है ऑलमोस्ट। Yes, ma'am. अच्छा, अब अगर इसका उल्टा कर दें, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, Gas liquid में हो रही है. यस, अगर गैस हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो लिक्विड की सूरत में आ जाता है, तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है ना, ये कंडेंसेशन कहलाता है। Suppose, ma'am, nebulization. नेबुलाइजेशन, दैट इज़ फॉर न्यूबॉर्न बेबीज, इस तरीके से, दैट यू आर रेफरिंग टू। Yes, ma'am. उसमें nebulize में हम liquid डालते हैं, तो वो उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, गैस बनती है, मतलब गैस नहीं, वेपर्स टाइप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको. या तो लेकिन वहाँ पे हमारे पास लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, इज दैट सो? तो अगर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, तो वो वेपोराइजेशन हो जाएगी। अगर गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर, तो वो फिर कहलाती है कंडेंसेशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? चलो गैस तो समझ आता है, गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, आप पानी को रख दें, उसे टेम्परेचर दें, तो वो जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो वेपराइजेशन है। बॉयल करते हैं आप फॉर एग्जांपल वाटर को, लेकिन कंडेंसेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, इसके ऊपर मैं कोई लिड लगा दूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हीट रिलीज होगी गैशियस फॉर्म के अंदर, यानी कि यहाँ पर हो तो पहले वेपराइजेशन हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते, तो ये यहाँ पर जाके यानी कि लिड के ऊपर जाके इस तरीके से पानी बन जाता है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होती है। इसीलिए जब आप उसमें उस कंटेनर में से लिड को हटाएंगे, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर पानी बना हुआ होता है, Yes, ma'am. खाना पकाते हुए होता है अक्सर. राइट? तो वो पानी कैसे आया, यानी कि कंटेनर तो, पानी तो कंटेनर में था ना, लिड में कैसे पानी आ गया, उसके ऊपर कैसे पानी बन गया? तो वो होता ये है कि गैस, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, वेपराइजेशन होती है, फिर वहाँ पे कंडेंसेशन हो रही होती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे उसने बोला है द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्युलर compartmentalization is a characteristic of which organism? इंटरसेल्युलर कंपार्ट, अच्छा यहाँ पे कंपार्टमेंट, अच्छा व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे क्या सही जवाब हो सकता है? वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन्होंने थोड़ा सा मुश्किल करके पूछा हुआ है, मुश्किल भी नहीं किया हुआ। Ma'am, eukaryotics. मेरे ख्याल से कंपार्टमेंट ऑर्गेनाइज की बात कर रहा है. एग्जैक्टली, तो या बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था। यूकैरियोट्स के अंदर आपने देखा होगा कि कंपार्टमेंट्स
अगर नहीं भी आती कोई चीज़ बायो के अंदर, इट्स वेरी इजी, यू कैन ब्रेक डाउन वर्ड्स एंड टेक आउट द मीनिंग. फॉर एग्जांपल इंटर सेलुलर, सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होती है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो बने हुए होते हैं, वो यूकैरियोट्स के अंदर होता है. एग्जैक्टली. बाकी अगर आप ऑप्शंस में देखें तो इतना कोई सॉलिड ऑप्शन नहीं बन रहा. यूकैरियोट इज़ अ गुड ऑप्शन. ठीक है. उसके बाद अच्छा, यहाँ पे वायरस में तो सेल ही नहीं होता, ये तो समझ आता है. प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स नहीं होते, ऑर्गेनल्स नहीं होते, बैक्टीरिया में भी नहीं होते. रही बात ऑप्शन नंबर ई की, तो वो है एल्गा. एल्गा हमारे पास यूकैरियोटिक हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसने बोला ओनली एल्गा, तो ये तो सही बात नहीं है. तो यूकैरियोट इज़ मोर प्रेफरेबल हियर. Yes, ma'am. फिर क्वेश्चन नंबर 19, विच इंट्रासेल्युलर स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स. इनमें से कौन सा इंट्रासेल्युलर यानी कि कौन सा ऑर्गेनल है जो कि माइक्रोटिब्यूल से बना हुआ होता है. Microtubules. माइक्रोटिब्यूल जैसे हमारे पास 3 तरीके के, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है. हमारे सेल के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसे सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए काम आता है. Microfilaments और intermediate. यस, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. इसमें यही है ना. यस, तो इन तीनों को हम लोग मिला के साइटोस्केलेटन कहते हैं, जैसा कि आपने बताया, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो माइक्रोटिब्यूल इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है. देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, न्यूक्लियोलस. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, ये भी नहीं. गोल्जी नहीं, न्यूक्लियस नहीं. सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, और सेंट्रियोल से हमारे पास कौन से फाइबर निकलते थे. Spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स, जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रियोल पे जाके अटैच होते थे और क्रोमोसोम को क्रोमैटिड में तब्दील करते थे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 20 दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो बड़े सिंपल टॉपिक्स जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 20 पे चलता है. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने स्टेटमेंट चूज़ करनी है. So what do you think, which is the right option? Mitochondria have an outer membrane and very selective inner membrane. Only a very selective outer membrane and outer membrane and intermediate membrane and very selective inner membrane. ओके, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम. And outer membrane and very selective inner membrane. ऑप्शन नंबर ए. Yes, ma'am. एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन. माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो हाईली सेलेक्टिव होती है. ठीक है, वेरी सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव होती है. दूसरे ऑप्शंस में अगर आप देखें तो ओनली अ वेरी सेंसिटिव आउटर मेम्ब्रेन. तो आउटर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन इसकी फुली परमेबल होती है. आउटर मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ आ सकती है अंदर, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये जो है ये हाईली सेलेक्टिव होती है. Permeable. एग्जैक्टली. और ऑप्शन सी में अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट सेल मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा. ऑप्शन डी में वो कह रहा है कि इसके पास फॉस्फोलिपिड की मोनो लेयर होती है, तो ये भी नहीं होगा. वेरी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन विथ नो प्रोटीन्स प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा. माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि क्रिस्टा के अंदर होती है, वहाँ पे प्रोटीन्स का बहुत ज़रूरी अहम काम होता है, अहम रोल होता है. Moving to the next question, what is an एंटीकोडॉन. नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर भी देख लेंगे.